नमस्कार। आज हमारे पास जीन पियाजे के काम पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और वीडियो क्लिप्स हैं। जी। और पियाजे का सिद्धांत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि वो ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जो हम बड़ों को कभी-कभी बड़ी अजीब लगती है और मजेदार भी लगती हैं। हाँ, मजेदार भी। तो आज का हमारा मिशन है उन गलतियों के पीछे छिपे हुए लॉजिक को समझना। एक तरह से उनकी दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना। बिल्कुल, कि वो जन्म से लेकर टीनेज तक कैसे अपग्रेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में, हम सोचना सीखते कैसे हैं? क्या ये कोई स्विच है जो बस ऑन हो जाता है? यही सवाल तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जड़ है और स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। उन्हें इस फील्ड का जनक भी कहते हैं ना? तब क्रांतिकारी था। क्या था वो? उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में बस जानकारी कम है, नहीं, उनका सोचने का तरीका ही फंडामेंटली अलग होता है। अच्छा। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा, ऐसे वैज्ञानिक जो चुपचाप जानकारी नहीं लेते बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर लगातार प्रयोग करके अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये नन्हे वैज्ञानिक वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वो हर चीज को टेस्ट कर रहे हैं। हर चीज को। हमारे एक स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, बच्चों की सोच बड़ों से मात्रा में नहीं बल्कि प्रकार में अलग होती है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे के पास सिर्फ फैक्ट्स कम नहीं है, उसका पूरा लॉजिक सिस्टम ही अलग है। जैसे एक वयस्क जानता है कि टीवी पर दिखने वाला सुपर हीरो असली नहीं है, लेकिन एक 4 साल का बच्चा शायद ही मान ले कि अंडरटेकर सच में मरकर जिंदा हो जाता है। हाँ, ये होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे किसी ने बताया नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिमाग का सॉफ्टवेयर अभी वास्तविकता और कल्पना में उस तरह का फर्क नहीं कर सकता जैसा हमारा कर सकता है। ठीक है, तो ये नन्हे वैज्ञानिक अपनी समझ की ये इमारत बनाते कैसे हैं? हमारे स्रोतों में 3 शब्द बार बार आते हैं, स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन। ये सिद्धांत की नींव हैं, सही कहा मैंने? बिल्कुल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है स्कीमा। इसे आप दिमाग के अंदर बने फाइल फोल्डर्स की तरह सोच सकते हैं। दुनिया की हर चीज के लिए एक फोल्डर होता है। कुत्ता कैसा दिखता है उसके लिए एक फोल्डर, चम्मच से क्या करते हैं उसके लिए एक फोल्डर। ओके, तो ये हमारी समझ के ब्लूप्रिंट्स हैं। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है, हम इन फोल्डर्स को अपडेट करते रहते हैं। और इसी अपडेट करने की प्रक्रिया को पियाजे अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। सही। अब ये अपडेट 2 तरीकों से होता है। पहला है आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन। ये आसान वाला है, जब कोई नई जानकारी आपके पुराने फोल्डर में आराम से फिट हो जाए। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का फोल्डर है जिसमें लिखा है 4 पैर, 1 पूंछ, भौंकता है। अच्छा। अब वो पहली बार एक सफेद रंग का कुत्ता देखता है। अच्छा। ये जानकारी उसके पुराने फोल्डर में आराम से फिट हो जाती है। ठीक है, कुत्ते काले भी होते हैं और सफेद भी। फोल्डर अपडेट हो गया। लेकिन तब क्या होता है जब जानकारी उस फोल्डर में फिट ही ना हो? क्या दिमाग एरर दिखाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा तरीका समायोजन यानी अकोमोडेशन काम आता है। समायोजन? जब नई जानकारी इतनी अलग हो कि पुराना फोल्डर काम न करे, तो आपको फोल्डर को ही बदलना पड़ता है या एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है। उसी बच्चे ने अब एक बिल्ली देखी। ठीक है। 4 पैर है, 1 पूंछ भी है, लेकिन वो भौंकने की जगह म्याऊं कर रही है। अब उसका कुत्ते वाला फोल्डर काम नहीं करेगा, उसे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, बिल्ली। मतलब उससे अपनी समझ को एडजस्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली। तो आत्मसातीकरण मतलब पुरानी समझ में कुछ जोड़ना, और समायोजन मतलब पुरानी समझ को ही बदलना। बिल्कुल। और हमारा दिमाग हमेशा संतुलन, इक्विलिब्रियम चाहता है, एक ऐसी आरामदायक स्थिति जहां हमारे सारे फोल्डर मतलब स्कीमा दुनिया को समझने के लिए काफी हों। और जब कोई कंफ्यूज करने वाली जानकारी आती है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। सही। और यही बेचैनी, यही डिसइक्विलिब्रियम हमें सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करता है। सीखना इसी बैलेंस के बिगड़ने और फिर से बनने का एक लगातार चलने वाला खेल है। वाह, तो सीखना एक शांत प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक दिमागी हलचल है। चलिए अब उस रोड मैप पर आते हैं जो पियाजे ने तैयार किया। उन्होंने विकास को 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। हाँ, और ये स्टेज सिर्फ उम्र के पड़ाव नहीं है, हर स्टेज में बच्चे के सोचने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग होता है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से करीब 2 साल तक।
इस स्टेज का नाम ही सब कुछ बता देता है। संवेदी यानी सेंसेस और गामक यानी मोटर स्किल्स। देखना, सुनना, छूना, पकड़ना। हाँ, इस उम्र में बच्चा दुनिया को सोचकर नहीं बल्कि करके सीखता है। उसके लिए दुनिया वही है जिसे वो छू सकता है, देख सकता है या मुंह में डाल सकता है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात सचमुच लागू होती है। शुरुआत में तो बिल्कुल, लेकिन इसी स्टेज के अंत तक एक बहुत बड़ी दिमागी क्रांति होती है जिसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज आंखों से ओझल हो भी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ये तो हम सब ने देखा है। आप बच्चे के सामने से खिलौना हटाकर चादर के नीचे छिपा दें तो वो चादर खींचकर उसे ढूंढने लगता है। हाँ, सही पकड़ा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का पहला संकेत है कि बच्चे के दिमाग में अब चीजों की एक मानसिक छवि, एक मेंटल इमेज बनने लगी है। वो अब सिर्फ फिजिकल दुनिया में नहीं जी रहा। उसके दिमाग में एक सिंबॉलिक दुनिया की नींव रखी जा रही है। बिल्कुल। तो एक बार जब बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि छिपाई हुई चीज गायब नहीं होती, तो उनकी दुनिया अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। अब वे सिर्फ चीजों पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। और यहीं से हम दूसरे चरण में कदम रखते हैं ना। हाँ, अब हम आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, जो करीब 2 से 7 साल तक चलती है। खिलौने की आयु भी कहते हैं इसे। हाँ, इसे जादू और कल्पना का दौर भी कह सकते हैं। इस उम्र में भाषा का विस्फोट होता है और बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाता है। एक लकड़ी का डंडा अब सिर्फ डंडा नहीं है, वो एक घोड़ा है। एक तकिया किला बन सकता है। जी, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री ऑपरेशनल मतलब अभी लॉजिकल ऑपरेशन या तर्क करने की क्षमता नहीं आई है। और स्रोतों में इस स्टेज की कुछ बहुत ही अजीब लगने वाली सीमाओं का जिक्र है। पहली है अहंग केंद्रवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म। हाँ, और ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे स्वार्थी होते हैं, इसका मतलब है कि वे सचमुच ये नहीं समझ पाते कि दुनिया का कोई और नजरिया भी हो सकता है। अच्छा। उन्हें लगता है कि जो वे देखते हैं वही सब देखते हैं, जो वे महसूस करते हैं वही सब महसूस करते हैं। तो अगर एक बच्चा फोन पर बात करते हुए सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे रहा है, तो वो ये मानकर चल रहा है कि दूसरी तरफ वाले इंसान को उसका सिर हिलता हुआ दिख रहा है। सही है। वो खुद को दूसरे के जूते में रखकर नहीं सोच सकता। पियाजे का जो क्लासिक 3 पहाड़ों वाला प्रयोग है वो यही दिखाता है। इस स्टेज की एक और बड़ी मजेदार खासियत है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद का मतलब है निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझना। उन्हें लगता है कि उनके खिलौनों में जान है, उन्हें भी दर्द होता है अगर वो मेज से टकरा जाए। तो उसे लगता है मेज ने मुझे मारा। बिल्कुल। रुको, तो क्या आप ये कह रही हैं कि जब माँ बच्चे के गिरने पर जमीन को 2 थप्पड़ मारकर कहती है दुष्ट जमीन मेरे बच्चे को मारा, तो वो बच्चे के इसी जीववादी सोच को तसल्ली दे रही होती है? हाँ बिल्कुल, बच्चे को सच में लगता है कि जमीन को सजा मिल गई और अब हिसाब बराबर हो गया। ये तो कमाल है। और फिर आती है स्टेज की सबसे प्रसिद्ध चुनौती, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कॉन्जर्वेशन। ये वो पानी वाले ग्लास वाला प्रयोग है ना? हाँ वही। आप एक 5 साल के बच्चे के सामने 2 एक जैसे चौड़े गिलासों में बराबर पानी रखिए, वो मानेगा कि पानी बराबर है। अब उसके सामने ही एक गिलास का पानी एक लंबे और पतले गिलास में डाल दीजिए। अब पूछिए किसमें ज्यादा है? वो लंबे वाले ग्लास की तरफ इशारा करेगा हमेशा। क्यों? वो तो देख रहा है कि पानी उतना ही है। क्योंकि उसका दिमाग अभी एक समय में सिर्फ एक ही पहलू पर फोकस कर सकता है, इस केस में ऊंचाई। अच्छा। वो ये नहीं समझ पाता कि ऊंचाई बढ़ी है तो चौड़ाई कम भी हुई है। उसका लॉजिक अभी रिवर्सिबल नहीं है। वो दिमाग में पानी को वापस पुराने ग्लास में डालकर नहीं देख सकता। ये क्षमता अभी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हुई है। तो ये सारी सीमाएं, अहंग केंद्रवाद, जीववाद, संरक्षण का अभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जो तर्क से ज्यादा कल्पना पर चलती है। लेकिन फिर कुछ बदलता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है और उसका दिमाग अगले लेवल पर पहुंचता है। हम आ गए हैं तीसरे चरण में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। कॉन्क्रीट यानी मूर्त, मतलब अब लॉजिक आ गया है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख या छू सकता है। बिल्कुल सही। अब वो पानी वाले ग्लास का टेस्ट पास कर लेगा। वो समझ जाएगा कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। और वो चीजों को क्रम में लगा सकता है, छोटे से बड़ा, हल्के से भारी। जी। गणित के बेसिक नियम, जैसे अगर 2 + 3 5 होता है,
तो 5 - 3 2 ही होगा। ये रिवर्सिबिलिटी अब उसकी समझ में आने लगती है। तो इस स्टेज में बच्चा एक छोटा मोटा डिटेक्टिव बन जाता है, जो अपने सामने मौजूद सबूतों के आधार पर नतीजे निकाल सकता है। लेकिन अगर आप उससे किसी काल्पनिक चीज के बारे में पूछें तो वो अटक जाएगा। इस उम्र में आप बच्चे से पूछें कि अगर इंसानों के पंख होते तो क्या होता, तो वो शायद कहेगा लेकिन होते तो नहीं है। हाँ, सही है। वो भी व्हाट इज की दुनिया में काम कर रहा है, व्हाट इफ की दुनिया में नहीं। और फिर आता है फाइनल अपग्रेड, किशोरावस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल और उसके बाद। हाँ, और अब दिमाग पूरी तरह से अनलॉक हो जाता है। ये संज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। अब सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है जो सामने है। अब टीनेजर्स अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। क्या होता अगर वाले सवालों में गहरे उतर सकते हैं। बिल्कुल, वो न्याय, समानता, आजादी जैसे आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। वो काल्पनिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और गणित में भी अब वो सिर्फ 2+2 नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब वो एल्जेब्रा में x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो एक पूरी तरह से अमूर्त कॉन्सेप्ट है। उनका तर्क अब निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव हो जाता है। तो ये पूरा सफर मतलब सिर्फ अपने शरीर से दुनिया को जानने से शुरू होकर कल्पना की दुनिया से गुजरते हुए ठोस तर्क तक पहुंचता है और आखिर में अमूर्त सोच के आसमान में उड़ान भरता है। ये रोड मैप बहुत साफ लगता है, लेकिन क्या इस पर सवाल भी उठे हैं? बहुत सवाल उठे हैं। एक सबसे बड़ी आलोचना ये है कि पियाजे के ये चरण बहुत ज्यादा सख्त और फिक्स्ड लगते हैं। उन्होंने कहा था कि ये स्टेज इसी क्रम में आते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन बाद के रिसर्च ने कुछ और दिखाया। हाँ, बाद की रिसर्च ने दिखाया कि सही माहौल और ट्रेनिंग से बच्चे कुछ क्षमताएं अपनी उम्र से पहले भी सीख सकते हैं। और एक वैचारिक मतभेद भी है जो हमारे स्रोतों में साफ तौर पर बताया गया है, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच। हाँ, और ये एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर है। पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे का जैविक विकास होता है और फिर वो सीखता है। डेवलपमेंट ड्राइव्स लर्निंग। सही, मतलब जब तक दिमाग एक खास स्टेज के लिए तैयार न हो, आप उसे सिखा नहीं सकते। और वाइगोत्स्की? रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि इसका ठीक उल्टा होता है। उन्होंने कहा कि सीखना ही विकास को आगे बढ़ाता है। बच्चा अपने समाज से, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से बातचीत करके सीखता है और यही सामाजिक सीख उसके दिमागी विकास को दिशा देती है। लर्निंग ड्राइव्स डेवलपमेंट। तो एक तरफ पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले दुनिया की खोज कर रहा है, और दूसरी तरफ वाइगोत्स्की का सामाजिक बच्चा है जो दूसरों की मदद से सीख रहा है। बिल्कुल। और सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन पियाजे की थियरी की प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये समझने में मदद करना था कि बच्चों का दिमाग खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें बस जानकारी से भरना है। वे अपनी समझ के सक्रिय निर्माता हैं। जी, और अगर हम ये समझ जाएं कि एक 7 साल का बच्चा दुनिया को कैसे देख रहा है, तो हम उसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर पियाजे हमें बच्चे की आंखों से दुनिया देखने का एक चश्मा देते हैं। हाँ, हर स्टेज का अपना एक अलग चश्मा, अपना एक अलग तर्क। सही कहा।